दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज सुनिए लेखक सहर फातिमा द्वारा लिखी एक बहुत ही सुंदर कहानी, सरपंच जी का समझदार बेटा। राघोपुर गांव का बाजार चौक आज शाम के इस वक्त गांव के ही लोगों से भरा पड़ा था। कोने में एक खटिया लगी थी जिस पर बैठे सरपंच जी हुक्के की टोंटी अपने मुंह से लगाए गहन चिंता में डूबे हुए थे। डूबते हुए सूरज की रोशनी में वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर एक पिलाहट भरा साया था। छप्परों से निकलते हुए धुएं का गुबार इस बात का संकेत था कि रात के खाने के लिए घरों में चूल्हे सुलगा लिए गए हैं। हल्के हल्के काले बादल रह रहकर आसमान को ढांपने की कोशिश में थे, जिन पर नजर पड़ते ही गांव के मुखिया जी के मुंह से बरबस ही निकला। बिटुआ बता रहा था कि मौसम विभाग वालों ने 1-2 हफ्ते में ही भयंकर बारिश की संभावना बताई है। समय पर बारिश शुरू हो गई तो इस बार भी हमें सोना नदी के उफान मारते पानी से भर मौसम नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सुनते ही हरिया किसान ने कहा, लेकिन मुखिया जी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? नेताजी को तो बोल बोल कर जबान में छाले पड़ गए, लेकिन उनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। चौक पर ही दुकान चलाने वाले नत्थू हलवाई ने कहा, हमने तो भाई पिछले साल भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, बांस की चचरी वाले पुल ही बना लेते हैं। अरे कुछ तो आसानी होगी। तब मुखिया जी ने कहा, सोना नदी का उफान तो बांस की चचरी वाले पुल को भी बहा ले जाता है नत्थू भैया। ऐसे में उसके भरोसे कैसे रहा जाए? ये सुनकर वहां मौजूद सारे ही लोग आपस में बातें करने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हर साल बरसात में आने वाली इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। आगे इस पे सरपंच जी ने क्या कहा, हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ी तैयारी कर लें। तो पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने
दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपने कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। बरसात से छुटकारा पाने के लिए सरपंच जी ने एक युक्ति जोड़ी और कहा, मैं और मुखिया जी एक बार फिर कल नेताजी से मिलाते हैं। शायद इस बार वो हमारी बात रख ले। आखिर अगले साल चुनाव भी तो आने वाला है। सरपंच जी की बात सुनकर सबने हामी भर दी। वहां से निकलकर सरपंच जी तेजी से घर की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आज शाम 6 बजे की गाड़ी से उनका इकलौता बेटा समर पूरे 6 महीने बाद घर लौट रहा था। एक तरफ गांव की चिंता और दूसरी तरफ समर के आने की खुशी। सरपंच जी ना तो ठीक से खुश रह पा रहे थे और ना ही ठीक से चिंता मुक्त। इसी उधेड़-बुन में जब वो घर पहुंचे तो देखा कि समर वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें देखते ही समर ने एकदम से आकर उनके पैर छुए। तब सरपंच जी ने खुश होते हुए उसे गले से लगा लिया। फिर उसकी पीठ थपकते हुए बोले, इस बार इतने दिन लगा दिए बेटा? आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तब समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देर से आया हूं बाबा, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। ये सुनते ही सरपंच जी ने पूछा, कैसी खुशखबरी भाई? समर ने पास ही रखे हुए बैग से एक फाइल निकाली और फिर किचन से आती हुई मां की तरफ बढ़ गया। फिर लाड से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें थामे हुए सरपंच जी के पास लेकर आया और उनके बाजू में बैठते हुए कहा, मां, बाबा, आप दोनों ने मुझे इतने दिन खुद से दूर रखकर तपस्या काटी है। आज उसका फल लेने का समय आ गया है। ऐसा कहकर उसने उस फाइल से कागज निकाला और सरपंच जी की तरफ बढ़ा दिया। सरपंच जी ने खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव में गोते लगाते हुए उस कागज को थामा और उस पर
नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। जो जो वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। समर की मां ने जब उनके चेहरे के भाव देखे तो कुछ शिकायती अंदाज में बोली, अरे आखिर इसमें लिखा क्या है सरपंच जी, हमें भी तो बताइए। तब सरपंच जी ने भीगे हुए लहजे में कहा, अरे समर की मां, समर की यही ब्लॉक में सरकारी नौकरी लग गई है। यह सुनते ही समर की मां की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। समर ने एकदम से उन दोनों को गले से लगाते हुए कहा, यह सब आप दोनों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा है मां। तब समर की मां ने कुछ शिकायती लहजे में कहा, लेकिन तूने इतने दिन से हमें बताया भी नहीं कि तू अपने गांव में ही नौकरी की कोशिश कर रहा है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं यह पहले बता देता तो आज आप दोनों के चेहरे पर इतनी खुशी कैसे देखता। सरपंच जी ने यह सुनकर खुश होते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जहां आमतौर पर लड़के पढ़ लिख कर नौकरी के लिए विदेश और दूसरे बड़े शहरों का चुनाव कर लेते हैं, वहीं तुमने इस छोटे से गांव में नौकरी के लिए सोचा। आज तुम्हें दिए गए अपने संस्कारों पर मुझे बेहद गर्व हो रहा है बेटा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसके बाद तीनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। समर की मां ने आज खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सरपंच जी भी काफी खुश थे। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही वह फिर से सोने के लिए बिस्तर पर आए तो उन्हें एक बार फिर से पुल की चिंता ने आ घेरा। कुछ देर यूं फिक्र में बिता देने के बाद जैसे ही उन्होंने समर की मां को कमरे में आते हुए देखा, वैसे ही उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे के भाव छुपा लिए और मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, ऐसे परेशान होने से क्या होगा, एक बार और नेताजी से ही बात करके देख लिया जाए। उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे कि इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है। ऐसा कहते हुए सरपंच जी ने आंखें मूंद ली। अगले दिन तय वक्त पर मुखिया जी और सरपंच जी दोनों ही नेताजी से मिलने के लिए निकल पड़े थे। नेताजी के यहां पहुंचते ही पता चला कि वह अभी बाहर निकले हुए हैं। लेकिन सरपंच जी ने आज ठान लिया था कि उन्हें नेताजी से मिलकर अपनी बात रखनी ही थी और उसके बाद ही वहां से लौटना था। इसीलिए वह मुखिया जी के साथ वहीं बैठे और नेताजी के लौटने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद जब नेताजी वापस लौटे तो पहले तो उन्होंने दोनों को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा कि सरपंच जी आज सोच कर आए थे, उन्होंने जैसे एकदम से जिद सी बांध ली थी। नेताजी के लाख ना चाहने के बाद भी उन्हें सरपंच जी और मुखिया जी से मिलने के लिए बैठक में आना ही पड़ा। उन्हें देखते ही सरपंच जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहना शुरू किया, देखिए नेताजी, हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन गांव वालों ने कुछ सोचकर ही आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है और इस नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप गांव वालों की परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। इतना कहकर
सरपंच जी ने मुखिया जी की तरफ देखा। तब मुखिया जी ने कहना शुरू किया, हाँ नेताजी, हर साल सोना नदी की वजह से गांव वालों को कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यह सब कुछ आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब गांव की बनावट ही कुछ ऐसी है कि आधा गांव इधर बसा है और आधा गांव उधर। नदी के पार के लोगों को जहां हाट बाजार के लिए दूसरी तरफ जाना होता है, वहीं नदी के उस पार के लोगों को स्कूल के लिए इस ओर आना होता है। लेकिन बारिश में सोना नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि इधर के लोग इधर रह जाते हैं और उधर के उधर। ऐसे में आपसे विनती है कि अपने फंड से एक पुल का ही निर्माण करवा देते तो गांव का भला हो जाता और गांव के लोगों की जिंदगी आसान हो जाती। पूरी बात सुनकर नेताजी तपाक से बोले, अरे सरपंच जी, आप लोग तो बिना मतलब का लोड लिए बैठे हो। मैंने पहले ही आप लोगों की अर्जी ऊपर पहुंचा दी है। अब जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा, पुल निर्माण शुरू हो जाएगा। अब आप लोग तो हथेली पर सरसों जमाए बैठे हैं। राजनीति का काम ऐसे नहीं होता कि मुंह से निकाला और पूरा हो गया। थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा ना। नेताजी ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मुखिया जी और सरपंच जी से और कुछ भी कहते नहीं बना। दोनों उदास मन से वहां से लौट आए। गांव वालों के सामने उन्होंने कह तो दिया था कि वह इस बार नेताजी से पक्की बात करके आएंगे, लेकिन नेताजी के रवैये ने उन्हें समझा दिया कि यह बात ऐसे नहीं बनने वाली है। सरपंच जी और मुखिया जी दोनों ही बोझिल मन से वापस अपने घर लौट आए। समर अपने कमरे से निकला तो बाबा को हॉल में ऐसे अकेले और चिंता में डूबे हुए देखकर उनके पास आ बैठा। लेकिन सरपंच जी तो अपने ख्यालों में ऐसे डूबे थे कि उन्हें समर के आने का पता ही नहीं चला। समर ने जब बाबा को इतना परेशान देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बाबा, सब ठीक तो है ना? समर की आवाज सुनकर सरपंच जी जैसे चौंक से गए और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक ही है। अब तुम मेरे पास आ गए हो तो आगे सब ठीक ही होगा। सरपंच जी की बात सुनकर समर अच्छी तरह से जान गया था कि बाबा के चेहरे के भाव उनके शब्दों का साथ नहीं दे रहे थे। उसने सरपंच जी के बगल में बैठते हुए पूछा, सच बताइए बाबा, मैं कल से देख रहा हूं कि आप काफी परेशान हैं। तब सरपंच जी ने कुछ सोचते हुए उसे पूरी बात कह सुनाई और फिर बोले, ऐसा है बेटा कि गांव का सरपंच होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गांव के लोगों की यह बारिश वाली परेशानी दूर करूं। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे होगा। पूरी बात सुनकर समर भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कुछ खुश होते हुए कहा, मिल गया इस समस्या का समाधान। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बाबा। अब आप देखिए कि आपका यह समर कैसे गांव वालों की यह दिक्कत हल करता है। समर को इतने आत्मविश्वास के साथ यह बात कहते हुए सुनकर सरपंच जी ने कुछ चौंकते हुए पूछा,
लेकिन आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि गांव वालों की इतनी बड़ी समस्या हल हो जाएगी? लेकिन समर ने यह तय कर लिया था कि उसे क्या करना है और वो अपना प्लान अभी फिलहाल गोपनीय ही रखना चाहता था। इसीलिए उसने सरपंच जी से कहा, बाबा, आपको मुझ पर यकीन है ना? आप बस बेफिक्र रहिए, मैं जो भी करूंगा वह गांव वालों की भलाई के लिए ही करूंगा। इतना कहकर अपना फोन उठाए वो बाहर बरामदे में आ गया और फिर उसने फटाफट अपने जानने वाले दोस्तों को कॉल लगाकर उनसे बातें की और उन्हें अपना प्लान भी समझा दिया। कुछ देर बाद ही समर वापस सरपंच जी के पास था। उसने सरपंच जी को एक बार फिर से दिलासा देते हुए कहा, सारा प्लान तैयार है बाबा, आपको बस इतना करना है कि आपको बस इस बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में नेताजी को सपरिवार झंडा फहराने के लिए आमंत्रित करना है। बाकी का काम मैं और मेरे पत्रकार दोस्त संभाल लेंगे। और अब बस हमें भगवान से ये प्रार्थना करना है कि 15 अगस्त तक जमकर बारिश हो जाए। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। सरपंच जी समर के आत्मविश्वास और उसकी बुद्धि के कायल थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी समर आखिर कैसे निभाएगा। मगर फिलहाल उनके पास समर पर यकीन करने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अभी 15 अगस्त में पूरे 20 दिन बाकी थे। इस दौरान गांव वालों ने अपनी तरफ से नेताजी को झंडा फहराने के लिए न्योता दे दिया था और अब समर लगातार बारिश की भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी समय पर बारिश बरसकर उसका प्लान कामयाब कर दे। और भगवान ने जैसे समर की प्रार्थना सुन ली थी, हर बार की तरह इस बार भी राघोपुर में जमकर बारिश हुई थी। नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त आते आते एक बार फिर सोना नदी का पानी पूरी तरह से उफान पर था। 15 अगस्त के दिन नेताजी परिवार के साथ झंडा तोलन के लिए गांव में आ चुके थे। उधर समर ने अपने उन्हीं पत्रकार दोस्तों को बुला लिया जिनसे उसने पहले से इस कार्यक्रम को कवर करने की बात कर रखी थी और वो काफी नामचीन मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए थे। नेताजी सफेद झक कुर्ता पजामा पहने हुए जब गांव में पहुंचे तो ये सुनकर उनका दिमाग घूम गया कि झंडोत्तोलन का कार्यक्रम नदी के उस पार है और यही समर का प्लान था। नेताजी को इस भयानक बारिश वाले मौसम में सोना नदी पार करवाना। जैसे ही नेताजी को यह बात पता चली, वैसे ही नेताजी ने अपने असिस्टेंट से कहकर यह कार्यक्रम स्थगित करवाने की बात की। लेकिन इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार की मौजूदगी में ऐसे अचानक से लौट जाना नेताजी के राजनीतिक एजेंडे को गलत ढंग से प्रस्तुत कर सकता था। इसीलिए नेताजी के असिस्टेंट ने उन्हें यह समझाया कि अभी अगर नेताजी यह कार्यक्रम ऐसे छोड़कर गए तो उनकी
काफी किरकिरी हो सकती है। खासकर ये अगले इलेक्शन में भी उनका नुकसान कर सकता है। और तब जब विपक्ष के लोग इस घटना को अच्छे से भुना सकते हैं। इसीलिए उन्हें यह कार्यक्रम पूरा करके ही जाना होगा। थक हार कर नेताजी को उस पार जाने के लिए कदम बढ़ाना ही पड़ा। स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई बांस की चचरी वाले पुल पर उनके परिवार वाले कदम रखते हुए खूब डर रहे थे। यहां तक कि नेताजी की पत्नी ने भी उन्हें इस बात के लिए खूब आंखें दिखाई। जैसे तैसे उस पार पहुंचकर नेताजी ने झंडोत्तोलन का काम पूरा तो कर दिया, लेकिन भाषण देते वक्त अचानक से समर के पत्रकार दोस्त ने उठकर उनसे सवाल किया, नेताजी, जैसे कि अभी इस तरफ आते हुए आपने भली भांति देखा कि यहां तक आने में आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो आशा करता हूं कि अब आपको गांव वालों की परेशानियों का अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा। इस नाते अब क्या हम यह सब उम्मीद कर सकते हैं कि आप गांव वालों की परेशानी को समझते हुए उनके लिए अभी ही पुल के शिलान्यास की घोषणा कर देंगे? तभी विपक्ष के एक मजबूत पद वाले दूसरे नेता ने कहा, हाँ, आप लोग पूछ लीजिए। अगर नेताजी ये घोषणा नहीं कर पाए तो हमारी पार्टी ये घोषणा करवा देगी। जनता ने हमें अगले साल चुनाव में जितवाया, तो 1 साल में पुल निर्माण की जिम्मेदारी हमारी पार्टी लेने के लिए तैयार है। अब नेताजी को काटो तो खून नहीं, इतना तो उन्हें समझ में आ चुका था कि अभी वह बुरी तरह से फेरे में पड़ चुके हैं। यही वजह थी कि वह चाहकर भी घोषणा से इनकार नहीं कर पाए। साथ ही उनके असिस्टेंट ने भी उन्हें यही इशारा करके कह दिया कि फिलहाल यहां घोषणा कर देना ही सही है। समर की सूझबूझ और समझदारी ने आज सरपंच जी के साथ साथ गांव वालों का भी सर गर्व से उठा दिया था। अब क्योंकि नेताजी खुद भी दिल से इतने बुरे नहीं थे, इसीलिए इतनी दिक्कतों के बाद यहां आकर उन्हें भी एहसास हो गया था कि वाकई गांव वालों को पुल की कितनी जरूरत है। इसीलिए उन्होंने भी वापस लौटते हुए यह मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार वाकई गांव वालों की यह समस्या वह जरूर से हल कर देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब तक उस परिस्थिति में नहीं होते, तब तक हमें दूसरों के तकलीफ का अंदाजा नहीं होता। लेकिन साथ ही यह हमारा धर्म है कि जब हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो हम अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अब आप गहरी नींद में समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।